सभी अपने अपने मन में अन्य लोगों की एक छवि बनाकर रखते हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस सीमा से बाहर व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन कभी यदि वो अपनी छवि के विपरीत कुछ कर दे तो सभी की उम्मीदों को ठेस पहुंचती है। फिर कुछ लोग तो उस व्यक्ति के निजी फैसलों में उसका साथ देते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके खिलाफ ही खड़े होते हैं। जैसे विश्वनाथ पुरोहित की छवि एक जांबाज योद्धा, ईमानदार शासक और अपने बच्चों से प्रेम करने वाले पिता की थी, लेकिन आजकल उनके क्रियाकलाप सभी को अजीब लग रहे हैं। जबकि हो सकता है कि ये उनका अपने निजी जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला हो। वहीं अधीश के लिए भी समीर की सोच कुछ ऐसी ही हो गई है। क्या अधीश वास्तव में अपने वादे को भूल गया है? क्या अब वो सोमसेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? विश्वाजी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या वे सच में ही चंद्रिका के मोहजाल में फंस चुके हैं या ये उनकी कोई योजना है? उधर रानी भाग्यलक्ष्मी ने अपने राज्य का कार्यभार अपनी एक विश्वास पात्र सखी को सौंप दिया और चंदा को खोजने के लिए निकल पड़ी। लारा उनके साथ थी। कुछ जरूरी सामान और थोड़े धन के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। चंदा ने उस जगह पर आकर रानी भाग्यलक्ष्मी को पूरी विधि समझाई। रानी जी, आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित कीजिए, यही आपकी बाहर जाने में सहायता करेगी। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने वे सारे दृश्य किसी चलचित्र की भांति घूम गए। जब चंदा ने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया था, चंदा को खत्म करने की उसकी इच्छा शक्ति एक बार फिर जाग उठी। पल भर बाद एक धमाका सा हुआ और भाग्यलक्ष्मी ने अपने आप को एक जंगल में पाया। लारा, लारा, कहां हो तुम? रानी जोर जोर से लारा का नाम पुकार रही थी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं यहां हूं रानी जी। लारा जमीन पर बेहाल पड़ी थी। उसकी सारी ताकत इस दरवाजे को खोलने में ही चूक गई थी। रानी ने कहा, मुझे माफ कर दो लारा, मैं पिछले सैकड़ों सालों से तुम्हें इसी तरह परेशान कर रही हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार हमें सफलता जरूर मिलेगी। लारा बोली, अब ऐसा मत कहिए रानी जी, चंदा को खत्म करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और आपने तो मुझ पर एहसान ही किया है। इतने लंबे समय तक मुझे अपने साथ रखा और मेरी हर जरूरत पूरी की, वरना आदिवासी कबीले की इस अनाथ लड़की के पास तो कुछ भी नहीं था कि वो खुद को भी पाल सकती। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अच्छा, अब बस करो। और एक बात और, यहां मुझे रानी जी मत बुलाना, यहां मैं रानी नहीं हूं और हमें अपने नाम भी बदलने पड़ेंगे। लारा बोली, ठीक है, मैं आपको लक्ष्मी बुलाऊंगी और आप मुझे लाली कहिएगा। आज से इस बाहरी दुनिया की नजर में हम दोनों चचेरी बहनें हैं और एक दूसरे के अलावा हमारा कोई नहीं है। थोड़ा सा धन लेकर हम इस दुनिया में सहारा खोजने निकली हैं। रानी ने कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा, हम यही किस्सा सबको सुनाएंगे। और भी बहुत सी बातें निश्चित करने के बाद वे दोनों जंगल से निकल पड़ी। लेकिन उस दुनिया में और इस दुनिया में बहुत फर्क था। यहां की तरक्की और विकास देखकर एक बार तो रानी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर वे दोनों चंपावती नगरी में ही आज रात ठहरने के लिए जगह खोजने लगी। रानी को एक जगह ठहराकर लारा इस जगह के बारे में बहुत सी बातें पता करके आ गई। एक दुकान से कुछ फल फूल खरीदकर दोनों ने भोजन कर लिया। अब उन्हें आगे की राह तय करनी थी। रानी बोली, लारा, आज रात यहीं किसी मंदिर में ठहर जाते हैं, कल सुबह हम चंदा को खोजने के लिए निकलेंगे। लारा ने कहा, मैंने आसपास पूछताछ करके एक धर्मशाला का पता लगाया है, वो जगह सुरक्षित है, थोड़ा सा धन देकर हम वहां ठहर सकते हैं। रानी ने उसकी बात मान ली और रात में वे उस धर्मशाला में ठहर गईं। प्रकाश नगर में शाम तक यह खबर फैल चुकी थी कि लेख नगर के सामंत विश्वनाथ पुरोहित एक मामूली सी दासी को साथ लेकर कहीं भ्रमण पर गए थे। वैसे भी इस तरह की खबरें तो पंख लगाकर उड़ती हैं और जल्दी ही ये खबर सामंत रणधीर और अधिपति कैलाश तक भी पहुंच गई। सामंत रणधीर तो विश्वाजी से कुछ कहने या पूछने का हक नहीं रखते थे, लेकिन अधिपति ने यह खबर सुनी तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने खुद जाकर विश्वा से पूछने का निश्चय किया। उसी दिन मधुमती देवी तक भी संदेश पहुंच गया था। क्रोध के मारे उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन्होंने भी अगले दिन सुबह प्रकाश नगर चलने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करने के आदेश दे दिए। लेकिन चंद्रिका को जैसे कुछ परवाह ही नहीं थी। माधवी और अमृत इसी बात को लेकर परेशान थी। अमृत बोली, देखा माधवी, वो दुष्ट चंद्रिका आज भी यहां नहीं आई, ना ही बच्चों के बारे में पूछा। पहले किस तरह उनके आगे पीछे घूमती थी, परवाह करती थी, जैसे वही उनकी सगी मां हो। माधवी बोली, और पिताजी पर ना जाने कौन सा जादू डाल दिया है कि इस उम्र में आज दासियां भी आपस में यही बात कर रही थी। पिताजी ने उसे नए गहने खरीद कर दिए हैं। अमृत ने कहा, क्या ये सच है? काश आज देवयानी दीदी यहां होती। उनके आगे इस चंद्रिका की एक न चलती, ना ही पिताजी उनके सामने कुछ बोल सकते थे। इतने में किसी के आने की आहट हुई। दोनों संभल कर बैठ गईं। दासी ने सूचना दी, बहूजी आप दोनों को विश्वाजी बुला रहे हैं। अमृत और माधवी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन विश्वाजी का आदेश टाला तो जा नहीं सकता था। उठकर चल पड़ी। विश्वा गोल कमरे में बैठे हुए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर चंद्रिका बैठी हुई थी। अमृत को आते देखकर भी उसने उठने की जहमत नहीं दिखाई, बल्कि उसकी ओर से मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगी। ये देखकर अमृत दंग रह गई और माधवी का तो खून खौलने लगा। लेकिन दोनों में से किसी में भी विश्वाजी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। विश्वा ने अमृत को आते देखा तो कहा, बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। देवयानी का कमरा बंद पड़ा है, उसकी सफाई करवा दो और नए ढंग से सजाकर तैयार करवा दो। अब चंद्रिका उसी कमरे में रहेगी। अमृत को एक पल के लिए तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभी वो इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि विश्वा ने आगे कहा, और वो बक्सा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए दिया था, वो लेती आओ। अमृत के मुंह से अनायास ही निकल गया, लेकिन पिताजी, उसमें तो अधीश की माँ जी के गहने हैं। विश्वा ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, मुझे पता है उसमें क्या है। जितना मैंने कहा है उतना करो। अमृत और माधवी चुपचाप वहां से चली गईं। माधवी ने देवयानी का कमरा खुलवाया। वो कमरा उस महल का सबसे सुंदर और हवादार कमरा था। अब चंद्रिका उसमें रहेगी, ये सोचकर माधवी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता है। अमृत ने अधीश की मां यानी अपनी मृत सास के गहनों से भरा हुआ वो डब्बा निकाला और उस पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे कोई मां अपने बच्चे के सर पर हाथ फेर रही हो। फिर उन गहनों को माथे से छुआकर डब्बा बंद कर दिया और विश्वा को सौंपाई। उधर पिछली रात सताक्षी समीर के पास पहुंच तो गई थी और जाकर समीर को सारी बात बता भी दी थी, लेकिन अब वापस जाने में उसे घबराहट हो रही थी। अधीश सोमसेन के साथ अभियान पर जा रहा है, यह सुनकर समीर को लगा जैसे उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई है। इसी परेशानी की हालत में वो सताक्षी की घबराहट पर ध्यान नहीं दे सका। कुछ देर बाद भी जब सताक्षी ने वहां से जाने की तैयारी नहीं की तो समीर का माथा ठनका। क्या हुआ बहन, क्या तुम्हें वापस नहीं जाना है? कुछ ही देर में सवेरा हो जाएगा और कोई तुम्हें रात में बाहर घूमते देख लेगा तो कहीं तुम पर शक ना हो जाए। सताक्षी बोली, बात यह है भैया कि शायद माई ने मुझे यहां आते हुए देख लिया था। अब वापस जाने में मुझे डर लग रहा है। वे मुझसे सवाल करेंगी तो मैं क्या कहूंगी? यह सुनकर समीर भी थोड़ा परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, क्या वे तुम पर भरोसा करती हैं? सताक्षी ने कहा, भरोसा तो करती हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? क्या हमें उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? समीर बोला, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम यहां से वापस ना जाओ या तो माई को सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन यहां रहने में खतरा यह है कि फिर बहुत से लोगों को हम पर शक हो जाएगा। माई को तो हम लोग किसी तरह मना ही लेंगे। सताक्षी समीर की बात से सहमत हो गई। फिर समीर बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। माई को हम दोनों मिलकर समझाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो हमारी बात मान जाए। सताक्षी समीर की बात मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और वे दोनों माई के घर की ओर चल पड़े। उधर आचार्य कश्यप ने जब अधीश की बात सुनी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। अधीश बेटे, तुम्हें तो पता ही है मुझे सोमसेन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर भी यदि तुम जाना चाहते हो तो निर्णय तुम्हारा है, जैसा तुम ठीक समझो। अधीश आचार्य को समझाते हुए बोला,
भरोसा तो मैं भी नहीं करता आचार्य, लेकिन और भी कई मांत्रिक उस अभियान पर जा रहे हैं। मेरी एक मित्र के परिवार के कई मांत्रिक तो सोमसेन के दल में ही हैं, और अभी सोमसेन ने मुझे बुलावा भेजा है, तो मुझे लगता है कि इसी बारे में कुछ बात करनी होगी। शायद वो खुद आगे से ये प्रस्ताव रखे, इससे मेरी स्थिति मजबूत होगी उसके दल में। आचार्य कश्यप कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन इस बारे में एक बार बलवीर से सलाह ले लो तो अच्छा है। अधीश बोला, मैंने उनको संदेश भेज दिया है। इतने में एक सेवक ने आकर सूचना दी, बलवीर जी नीचे आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। आचार्य कश्यप और अधीश नीचे आए तो बलवीर के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करने लगे। बलवीर ने भी अधीश से वही कहा, यदि तुम्हें खुद पर भरोसा है तो बिल्कुल जाओ, ये एक बहुत अच्छा मौका है। दोस्ती दुश्मनी तो बाद में भी निपटाई जा सकती है। कहकर वे मुस्कुराए। अधीश को सच में बहुत झिझक हो रही थी। उसकी वजह से सोमसेन ने इन 3 मित्रों को बहुत परेशान किया था, और आज वो सब कुछ भूलकर उसी सोमसेन से हाथ मिलाने जा रहा था। लेकिन उस समय उसके मन में एक और व्यक्ति था जो सोमसेन से बेहिसाब नफरत करता था, जो अधीश का मित्र था और जिसने उसकी जान बचाई थी। वो था समीर। इस बात को लेकर अधीश इतनी ग्लानि में था कि समीर से मिलने या उससे पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अधीश ने उसी समय फैसला किया, सोमसेन से मिलने के बाद मैं सीधा समीर के पास जाऊंगा और उसे सारी बात समझाऊंगा। मैं जानता हूं वो मेरा मित्र है और मेरी बात जरूर समझेगा। अधीश जब सोमसेन के यहां पहुंचा तो उसने खुद बाहर आकर अधीश का स्वागत किया। आओ आओ मांत्रिक अधीश, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से यहां बुलाया है। अधीश ने भी उसका हालचाल पूछा और कहा, जी बताइए क्या बात है। वो इस तरह अनजान बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। सोमसेन उसे लेकर भीतर आया। अधीश ने देखा वहां सोमसेन के अलावा 2 और लोग बैठे हैं। वो थोड़ा सावधान हो गया। सोमसेन ने अधीश को बैठने के लिए आसन दिया और दोनों से उसका परिचय कराया। मांत्रिक अधीश, ये है मेरे परम मित्र और तृतीय श्रेणी के मांत्रिक ज्वाला दत्त। अधीश ने उन्हें प्रणाम किया। ज्वाला दत्त चेहरे से ही शांत और सौम्य लग रहे थे। सफेद दाढ़ी और सफेद वस्त्रों वाले इस बुजुर्ग को देखते ही उसे उन पर श्रद्धा हो आई। सोमसेन आगे बोला, और यह है मेरे छोटे भाई मांत्रिक भौमसेन। अधीश ने उसे भी प्रणाम किया, लेकिन ये भौमसेन उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। चिकनी खोपड़ी और छोटी छोटी काइयां सी आंखों वाला भौमसेन उसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। फिर सोमसेन ने अधीश का परिचय देते हुए कहा, और ये है मांत्रिक अधीश, नगर में अभी अभी आए हैं, लेकिन अपनी योग्यता का डंका बजा दिया है और मुझ समेत अनेक मांत्रिकों को प्रभावित कर दिया है। फिर वे सब अभियान के बारे में बात करने लगे। सोमसेन ने अधीश से उसकी सहमति जाननी चाहिए। अधीश बोला, मैं सोचकर बताऊंगा। वो एकदम से इस प्रस्ताव को मानकर अपनी उत्कंठा जाहिर नहीं करना चाहता था। तभी भौमसेन बोला, लेकिन भाई, आप इस तरह एक नए मांत्रिक को हमारे दल में शामिल कैसे कर सकते हैं? हमारे दल में इस नगर के कई जाने माने और योग्य मांत्रिक हैं। फिर ये तो शायद प्रथम श्रेणी का मांत्रिक भी नहीं है। बच्चे वाले करतब दिखाकर इसने आपको प्रभावित कर दिया होगा, लेकिन मैं इसे अपने दल में शामिल करने की अनुमति नहीं देता। अधीश अपमान से जलने लगा। उसने सोमसेन की ओर देखा। वो भी अपमानित और निराश दिखाई दे रहा था। अधीश ने कहा, आपने शायद मेरा अपमान कराने के लिए ही मुझे यहां बुलाया है। अब आप लोग आपस में पहले फैसला कर लीजिए। इससे पहले कि सोमसेन कुछ कहता, भौमसेन बोल पड़ा, ठीक है, यदि इतनी ही तुम्हें मान अपमान की चिंता है तो मेरे साथ युद्ध कर लो। यदि मेरे सामने टिक गए तो मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा। बोलो, करोगे युद्ध? भौमसेन की ललकार का क्या जवाब देगा अधीश? समीर और सताक्षी क्या बुढ़िया माई को अपनी बात का भरोसा दिला सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।